Hello and welcome to Deepsi for Civil Services. From today, I am starting Lakshmikant series. This will be in English, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा. This video is for preamble, मतलब कि प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं बेस्ड ऑन द लक्ष्मीकांत, all those questions are included in this video. So let's start. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फर्स्ट टू हैव प्रियम्बल, मतलब किस देश के संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना ऐड की गई थी या प्रस्तावना था. इन इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया या यूएसए. इंग्लैंड के या फ्रांस के या रूस के या अमेरिका के. तो इट वॉज यूएसए. अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट जिसमें प्रस्तावना जोड़ा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन A. Government of India Act 1919. B. Objective Resolution. C. Government of India Act 1935 या D. Indian Independence Act 1947. मतलब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो किस पर आधारित है, भारत शासन अधिनियम 1919 पर या उद्देश्य प्रस्ताव पर या भारत शासन अधिनियम 1935 पर या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर. तो जो हमारी प्रस्तावना है मतलब प्रियम्बल दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल या डी राजा जी. जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसका मसौदा किसने तैयार किया था और उसको संविधान सभा में किसने पेश किया था, राजेंद्र प्रसाद ने, पंडित नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने या राजा जी ने. तो उद्देश्य प्रस्ताव मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पंडित नेहरू ने पेश किया था. हियर पंडित नेहरू मीन्स पंडित जवाहरलाल नेहरू, नॉट पंडित मोतीलाल नेहरू. इस टाइम तो पंडित मोतीलाल नेहरू की डेथ हो चुकी थी, वो जिंदा ही नहीं थे, तो वो पेश कैसे करते. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज मूव्ड ऑन विच डेट इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, 9 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1947 और 22 जुलाई 1947. मतलब कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किस दिन पेश किया गया था. तो इसका उत्तर है 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पंडित नेहरू ने पेश किया था. तो 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, मतलब संविधान सभा की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी. 22 जनवरी 1947 को ये जो उद्देश्य प्रस्ताव मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ये अडॉप्ट कर लिया गया था और 22 जुलाई 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था. इस दिन तिरंगा झंडा अडॉप्ट किया गया था और 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया था. ये क्वेश्चन है, प्रियम्बल के सारे वर्ड्स याद होने चाहिए. ये पूरा प्रियम्बल दिया है. देन इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस एक्ट्स do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. यहाँ पे एक्स का क्या मतलब है, 26th डे ऑफ जनवरी 1950 या 26th डे ऑफ नवंबर 1949 या 26th डे ऑफ जनवरी 1949 और नॉन ऑफ द एबव. ये जो एक्स है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन का दिन दिया गया है. ये है 26 नवंबर 1949. 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था. तो यही डेट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है. अगला है व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950, मतलब 26 जनवरी 1950 को भारत की संवैधानिक स्थिति क्या थी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या सॉवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ये IAS प्री 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था. 26 जनवरी 1950 को भारत लोकतांत्रिक गणतंत्र था या संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र या संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र या संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र था. तो इसमें से भारत की स्थिति क्या थी, ये सेकुलर वर्ड्स तो ऐड किया गया था, ये भी गलत है. सॉवरेन तो स्टार्टिंग से ही था, सोशलिस्ट सेकुलर ऐड किया गया था अमेंडमेंट से. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट.
नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइम्स प्रियम्बल हैज़ बीन अमेंडेड टिल नाउ? 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स और 4 टाइम्स। मतलब अभी तक संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को कितनी बार संशोधित किया जा चुका है? 1 बार या 2 बार या 3 बार या 4 बार? तो प्रस्तावना को अभी तक केवल 1 बार संशोधित किया गया है। कब किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो 1976 में आया था। और इसमें संशोधन क्या किया गया था कि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच सीक्वेंस इज करेक्ट? तो ये तो तभी उत्तर दे पाएंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल थोड़ा थोड़ा कुछ याद हो। इसमें से रिपब्लिक, पीपुल, मतलब पहले कौन सा वर्ड आया और बाद में कौन सा वर्ड आया है? रिपब्लिक, पीपल, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, यूनिवर्सल, सॉवरेन, या सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, रिपब्लिक, या सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, या रिपब्लिक, सॉवरेन, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक। ये हमारे पहले ही लाइन में आता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये सीक्वेंस है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, सेकुलर या फेडरल? मतलब कि इनमें से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में मेंशन नहीं है, अंकित नहीं है? तो इसमें से ये जो फेडरल शब्द है ये प्रस्तावना में नहीं है। ये यूपीपीसीएस 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। इन विच फॉर्म इज इंडिया डिक्लेयर्ड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमारे प्रियम्बल में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इंडिया को कैसा घोषित किया गया है? एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, या नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर है, अगर यहाँ पे वर्ड होता ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ओरिजिनल में तो सोशलिस्ट सेकुलर नहीं था, अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा, तो ये गलत हो जाता है ये वाला। लेकिन यहाँ पे बस पूछा गया है कि कैसा फॉर्म है, इन विच फॉर्म इज, तो ये सॉवरेन है, सोशलिस्ट, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। विच वर्ड्स वेयर एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, या सॉवरेन सेकुलर इंटीग्रिटी, या डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी सॉवरेन, या सोशलिस्ट सॉवरेन इंटीग्रिटी? मतलब 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द इनमें से जोड़ा गया था प्रस्तावना में? तो अभी पहले बताया मैंने SSI, मतलब सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, मतलब समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और इंटीग्रिटी को जोड़ा गया था। सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन DPSP और फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज और प्रियम्बल? मतलब हमारे संविधान निर्माताओं का जो मन है वो इसमें से किसमें प्रदर्शित होता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, या मौलिक अधिकार में, या मौलिक कर्तव्य में, या प्रस्तावना में? तो ये प्रस्तावना है जिसमें हमारे संविधान मेकर्स का जो है माइंड रिफ्लेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच केस सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर्ड दैट प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? सज्जन सिंह केस में, और इन बेरूबारी केस, और इन गोलकनाथ केस, और इन केशवानंद भारती केस? तो मतलब कि कौन से केस में हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले डिक्लेयर किया था कि जो संविधान की प्रस्तावना है, मतलब उद्देशिका, वो संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये बेरूबारी केस था। बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की ये जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। इन विच केस सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड इट्स अर्लियर जजमेंट एंड कंसिडर्ड प्रियम्बल एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? बेरूबारी में, या गोपालन, या केशवानंद भारती, या मनेका गांधी केस? मतलब इसमें से कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहले का जो जजमेंट था, निर्णय था, उसको ओवर रूल कर दिया और बोला कि प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना, अब कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है? तो ये केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, 1973 केस, कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज लीगल नेचर ऑफ प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज इन्फोर्सिएबल, B it is not enforceable, C it may be enforced in special circumstances, और D none of the above। मतलब कि जो लीगल स्थिति है प्रियम्बल की वो क्या है, ये परिवर्तनीय है या परिवर्तनीय नहीं है, या कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में परिवर्तनीय है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो प्रियम्बल है ये इन्फोर्सेबल नहीं है।
मतलब प्रवर्तनीय नहीं है, तो इट इज़ नॉट जस्टिसिएबल। वन ऑफ द implications ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज competition, privileges, आइडियोलॉजी और रिस्ट्रेंट। मतलब कि इक्वालिटी होने से इसमें से क्या नहीं होता है, कंपटीशन नहीं होता या प्रिविलेज नहीं होता या आइडियोलॉजी या रिस्ट्रेंट। तो इक्वालिटी का जो इम्प्लीकेशन है वो प्रिविलेज पे लगता है, मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को एक विशेष सुविधा नहीं मिलेगी, सबको समान सुविधा मिलेगी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस इज मैंशनड इन प्रियम्बल? 1, 2, 3 और 4। मतलब कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है संविधान की प्रस्तावना में। तो जस्टिस क्या क्या था? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो 3 तरह के जस्टिस की बात की गई है। हाउ मेनी लिबर्टीज आर मेंशनड इन प्रियम्बल? 5, 2, 3 और 4। मतलब संविधान की प्रस्तावना में कितने तरह के स्वतंत्रता की बात की गई है? तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ, वर्शिप। टोटल कितने हो गए? 5 तरह के स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना में की गई है। डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज मेंशनड इन प्रियम्बल। तो प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना में संविधान के अपनाने की कौन सी तिथि मेंशन की गई है? 26 नवंबर 1949। इसीलिए 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है हर साल। अब सॉवरेन का क्या मतलब है जो प्रस्तावना में आया है शब्द? नो अथॉरिटी एवर बी फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स। मतलब कि भारत के ऊपर या भारत किसी भी अथॉरिटी का रूल नहीं होगा, और ये स्वतंत्र है अपने कार्यों को करने के लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मैटर्स को कंडक्ट करने के लिए कम्प्लीटली फ्री है। और इंडिया का डिफरेंट टाइम लाइन्स में क्या क्या स्टेटस रहा है, लीगल स्टेटस? तो जो इंडिया थी, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के पास होने तक डिपेंडेंसी थी। किसकी डिपेंडेंसी थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की। फिर डोमिनियन बन गई थी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में कब से कब तक? 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की डोमिनियन थी। फिर 26 जनवरी 1950 से हम सॉवरेन रिपब्लिक हो गए, मतलब गणतंत्र हो गए। जो सोशलिस्ट मेंशन है, सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, ये 2 तरह का होता है, एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट और एक कम्युनिस्टिक सोशलिस्ट। तो जो इंडिया में सोशलिस्टिक इकॉनमी है वो डेमोक्रेटिक है, मतलब ये मिक्स्ड इकॉनमी के कॉन्सेप्ट पे चलता है। मतलब यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही तरह की इंडस्ट्रीज बन सकती हैं। गवर्नमेंट भी अपनी इंडस्ट्री बना सकता है जो कि PSUs पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में आती हैं, और प्राइवेट लोग भी अपनी इंडस्ट्री खोल सकते हैं। लेकिन जो कम्युनिस्टिक इकॉनमी होता है वो कम्प्लीटली स्टेट सोशलिज्म होता है, मतलब वहाँ पे कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं होती है। ये चाइना का जो है सोशलिज्म, वो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म कुछ है। नेक्स्ट सेकुलर। सेकुलर का जो मतलब है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में, मतलब कि हमारा जो सेकुलरिज्म है वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। यहाँ पे कोई स्टेट रिलीजन नहीं डिक्लेयर किया गया है इंडिया में, लेकिन सारे ही रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाती है, और everyone is free to possess any religion, to follow any religion or to not follow any religion। right to religion fundamental right के अंदर from article 25 to 28, right to religion। जो हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटी है वो किस पे बेस्ड है? डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी पे आधारित है, मतलब लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि सुप्रीम पावर जो होता है वो पब्लिक के पास होता है, सिटीजन्स के पास होता है। गवर्नेंस का सुप्रीम पावर इज विद द सिटीजन्स। रिपब्लिक वर्ड का मतलब क्या है कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा किसी भी कंट्री का वो हमेशा इलेक्टेड होगा। अब इलेक्टेड, और ये मोनार्की से अपोजिट होता है। मोनार्की में जो होती है मोनार्की में क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट हमेशा हेरिडिटरी होता है, लेकिन रिपब्लिक में इलेक्ट किया जाता है। अब इसमें 2 तरह का हो सकता है।
डायरेक्टली इलेक्ट किया जाए या इनडायरेक्टली। ये डायरेक्टली हेड ऑफ स्टेट कहाँ पे इलेक्ट किया जाता है, जैसे कि यूएसए का प्रेसिडेंट डायरेक्टली पब्लिक द्वारा इलेक्ट किया जाता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। लेकिन हमारे इंडिया का जो प्रेसिडेंट है हेड ऑफ स्टेट, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिटीजन्स इंडिया में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यहाँ डेमोक्रेटिक पॉलिटी में दो तरह की पॉलिटी होती है, ये छूट गया था। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट मतलब होता है पब्लिक डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, और इसके लिए पब्लिक के पास कितने टूल्स अवेलेबल हैं, तो रेफरेंडम होता है। रेफरेंडम में क्या होता है, कोई भी लेजिस्लेशन जो है वो पब्लिक के डायरेक्ट वोटिंग के लिए दिया जाता है, कि पब्लिक उस पर वोट करे और अपना मत दे कि उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं। इनिशिएटिव में क्या है कि पब्लिक के पास राइट होता है, वो प्रपोज कर इनिशिएट कर सकती है कोई भी लेजिस्लेशन। रिकॉल में होता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपना काम सही से नहीं कर रहा है तो उसको पब्लिक रिमूव कर सकती है। प्लेबिसाइट में पब्लिक का ओपिनियन मांगा जाता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल अभी करंट में कौन सा है, स्विट्जरलैंड, जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी अभी चलती है। इनडायरेक्ट जैसे कि इंडिया में है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं बाय द इलेक्शन ऑफ लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब हम अपना एमपी चूज करते हैं इलेक्शन से वोट देकर, और एमएलए चूज करते हैं। एमपी और एमएलए पब्लिक का ओपिनियन लेके तब ये लोग लेजिस्लेचर में कोई भी लेजिस्लेशन मतलब एक्ट या बिल पास करते हैं, और एक्ट मतलब लॉ बनाते हैं। तो ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई। नेक्स्ट इज जस्टिस। हमारे प्रियम्बल में जो जस्टिस की बात की गई है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल मतलब सबका इक्वल ट्रीटमेंट होगा बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के। ये भेदभाव किस पे आधारित ना हो, रिलीजन पे, रेस पे, कास्ट पे, सेक्स पे और इंडिविजुअल के कलर पे। इसके बेस पे कोई भी भेदभाव किसी भी पब्लिक के बीच में, किसी भी इंडिविजुअल के बीच में नहीं कर सकता। ये हो गया सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस में क्या है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब कि आर्थिक स्थिति के आधार पे हम किसी के बीच भेदभाव नहीं कर सकते। मतलब कोई स्कूल है तो उसमें इसलिए नहीं रोका जा सकता किसी बच्चे के एडमिशन से कि वह एक पर्टिकुलर इनकम से कम इनकम फैमिली से बिलोंग करता है। ऐसा एग्जाम्पल ये इकोनॉमिक जस्टिस के डिस्क्रिमिनेशन पे हो गया। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब कि इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं। किसी को भी हमारे यहाँ इंडिया में 18 साल से ज़्यादा कोई भी इंडिविजुअल वोट डाल सकता है, ये उसका पॉलिटिकल राइट है, इसके लिए उसको रोका नहीं जा सकता। ये पॉलिटिकल जस्टिस होता है। अब ये जो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस है, इन दोनों को एक साथ मिला के क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। क्या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस। अब इस पे क्वेश्चंस बनता है कि जो आइडियल ऑफ जस्टिस है टेकन फ्रॉम यूएसए से या ब्रिटिश से या रशियन से या फ्रेंच से, मतलब न्याय का आइडिया जो है, जो संविधान प्रस्तावना में लिया गया है, वो कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन या कहाँ से लिया गया है। तो जस्टिस जो है ये रशियन रिवॉल्यूशन से इसका आइडिया लिया गया है। आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी टेकन फ्रॉम यूएसए, रशियन, जापान और फ्रांस। मतलब लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के जो आइडियल्स हैं, इनको कहाँ से लिया गया है, तो इनको फ्रेंच रिवॉल्यूशन मतलब फ्रांस से प्रेरित होकर प्रस्तावना में इंक्लूड किया गया है। So these are almost all the questions from the Lakshmikant, and the summary of it is here is one page summary। तो फटाफट समरी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले संविधान में प्रस्तावना कौन सा देश लाया था, ये यूएसए था। संविधान में प्रस्तावना ऐड करने वाला देश यूएसए। हमारा जो प्रस्तावना है वो किस पे आधारित है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे, जिसको मूव किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, और अडॉप्ट कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 को मूव किया था। और मसौदा किसने तैयार किया था, पंडित नेहरू ने। प्रस्तावना अभी तक कितनी बार अमेंड किया गया है, मतलब संशोधित किया गया है, केवल एक बार। किससे, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। हमारा जो संविधान की प्रस्तावना है वो क्या क्या चीज़ें रिवील करता है, तो ये 4 चीज़ें रिवील करता है कि
क्या पहला, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के जो अथॉरिटी है उसका सोर्स कहाँ से है, तो वो लोगों से, जनता से है उसका अथॉरिटी का सोर्स। दूसरा, स्टेट का नेचर क्या है, तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, हमारा इंडियन स्टेट ये है। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य क्या है, ये रिवील करता है प्रस्तावना। उद्देश्य क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये 4 चीज़ें हमारे संविधान का उद्देश्य हैं। और क्या मेंशन है प्रस्तावना में, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कब एडॉप्ट किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। इसलिए हर साल 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, मतलब संविधान दिवस। कौन सा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बेरूबारी केस था। बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये केस कब का था, 1960 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर केशवानंद भारती केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने बेरूबारी वाले जजमेंट को ओवर रूल कर दिया और बोला कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब जो ये प्रियम्बल है, इट इज़ नाइदर ए सोर्स ऑफ पावर नॉर ए प्रोहिबिशन ऑफ ऑन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर्स, मतलब ये जो हमारे मतलब कि जो प्रस्तावना है, ना तो इससे लेजिस्लेचर को पावर मिलती है और ना ही इसके पास अधिकार है कि ये लेजिस्लेचर के पावर पे प्रतिबंध लगा सके। ये जो प्रस्तावना है ये नॉन जस्टिसेबल है, मतलब कि ये कोर्ट द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावना में जस्टिस को रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के आइडियल्स को फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। अब ये के.एम. मुंशी जो थे, ये मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो इन्होंने जो कहा है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। के.एम. मुंशी ने क्या कहा है प्रस्तावना को, कि प्रस्तावना जो है, प्रियम्बल इज होरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सो यहाँ पे कंप्लीट प्रियम्बल चैप्टर फ्रॉम द लक्ष्मीकांत इज completed. So next chapter will be on the fundamental rights, and after that fundamental duties and DPSPs. Thank you so much.